अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ तालिबात, मैंने इससे पहले नफ्सियात के कुछ पेजेस आपको इमेजेस आपको सेंड की थी। उसका मकसद ये था कि आप लोग उसको ख़ुद पढ़ें और उसके नुकात बनाकर आप मुझे रिस्पांस में जवाब दें, लेकिन मुझे कुछ ख़ास आप लोगों का रिस्पांस नहीं मिला, बल्कि टोटली नहीं मिला। उसे पता ये लगा कि मैं समझ रही हूँ कि शायद आपके समझ में नहीं आ रहे हैं या आप पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, दोनों भी चीज़ें हो सकती हैं। बहरहाल हमारी जो ज़िम्मेदारी है हम उसको पूरा करते हुए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन, मैंने जो आपको इमेजेस भेजी थी उसमें जहानत की जांच की तारीख़ थी। ये दरअसल हिस्टोरिकल पॉइंट्स थे और आप पढ़कर उसको आसानी से समझ सकते थे, इसलिए मैंने चाहा था कि आप उसको पढ़ें और ख़ुद से समझने की कोशिश करें। फर्स्ट वन, पहले तो आप इसको देखें कि सर फ्रांसिस गिल्टन का नाम आता है कि इन्होंने सबसे पहले जहानत की जांच की बनाई। ये एक माहिर रियाज़ीदां और माहिर कुदरत थे, नेचुरलिस्ट थे, और उन्होंने क्या किया था, बाहमी ताल्लुकात में जहानत कदर को खोजने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने उंगलियों के निशानात और नस्ली इस्लाहात, देखें आप, नस्ली इस्लाहात के तस्वुरात को ढूंढा या खोजा। सर की जसामत, रद्द-ए-अमल का वक्त, नज़रों की तेज़ी, समाअत की हद और तनफ़ुस की सलाहियत, इसके ज़रिए से उन्होंने एक बैटरी तैयार की, और बैटरी की पैमाइश जांचों के सिलसिले को बनाया, जिसके ज़रिए से उनका ये मानना था कि इन तमाम के ज़रिए से जहानत का पता लगाया जा सकता है। और इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने 1884 में लंदन में हुई नुमाइश में हज़ारों लोगों का मुताला किया, और इसके नतायज चूँकि कोई खातिर ख्वाह नहीं आ सकते थे, तो हर एक की सर की जसामत अलग होती है और उंगलियों में भी हर एक के फ़र्क होता है। अब आप देखें, जो हमारे उंगलियों के जो निशानात, जिसको कहा जा रहा है फिंगरप्रिंट्स, सबके अलग अलग होते हैं। इसको देखते हुए कोई फिक्स एक क्राइटेरिया नहीं बनाया जा सकता था कि कैसे जो है किसकी जहानत कैसे होगी। इसलिए ये जो टेस्ट था, यूँ समझिए ये फ्लॉप हुआ ना। मतलब एक के रद्द-ए-अमल का दूसरे के रद्द-ए-अमल से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं बताया जा सका कि क्या होगा, इसलिए इस टेस्ट को जो है रिजेक्ट कर दिया गया। फिर उसके बाद माहिर नफ्सियात अल्फ्रेड बिनेट ने 1905 में पहली जहानत की जांच बनाई। अब इसके लिए उन्हें जो है बाबा जहानत कहा जाता है। आपने अगर पढ़े हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी। ये जहानत की जांच बनाने की ज़रूरत कैसे पड़ी? पेरिस के जो स्कूल के जो ज़िम्मेदारान थे, उनके सामने ये मसला पेश था, और ये मसला मिलिट्री स्कूल के लिए था कि कुछ तालिबात इम्तिहान में जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और कुछ जो है मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। उसके पीछे कोई उनको वजह समझ में नहीं आ रही थी, कोई मेडिकली कुछ नहीं था, एनवायरमेंटली कोई रीज़न नहीं था। तो उस वक्त अल्फ्रेड बिनेट को स्कूल के जो ज़िम्मेदारान हैं, उन्होंने पेशकश की कि आप जो है तहक़ीक़ करें और बताएं कि हमारे बच्चे जो कि बाकायदा स्कूल आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है। तो उस वक्त सर फ्रांसिस साइमन के साथ मिलकर अल्फ्रेड बिनेट ने जो है 1905 में पहली जहानत की जांच तैयार की। फिर देखें कि इस जांच में 1908 और 1911 में इस्लाहात की गई, ये तब्दील होती रही, इसमें बहुत सी तब्दीलियाँ हुई। 1911 में चूँकि बिनेट की मौत हुई, उसके बाद ये काम जो है रुकने के महाज पर था। तो 1916 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के लुइस टर्मन ने इसे फिर से शुरू किया, लेकिन इसमें कुछ तब्दीलियाँ की। जो चीज़ें थी, जैसे उन्होंने उम्र का जो है नया उसूल पेश किया, बड़ी उम्र की हद को आला बालिग सुपीरियर अडल्ट का नाम दिया, इनके लिए अलग क्वेश्चंस बनाए, बच्चों के लिए अलग क्वेश्चंस बनाए। ये जो टेस्ट है, फिर ये स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट कहलाया जाने लगा। इस टेस्ट में भी 1937 में, 1960 में, 1972 में, 1986 में बहुत सी तब्दीलियाँ की गई। और उसके बाद फिर डेविड विशलर ने महसूस किया कि बिनेट की जो जांच है, ये लफ्ज़ी सवालात पर ज़्यादा जोर दिया गया है, जिसकी वजह से ये बालिग लोगों की जहानत की पैमाइश के लिए मुनासिब नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या किया, बालिग और बच्चों में लफ्ज़ी और गैर लफ्ज़ी सलाहियतों की पैमाइश करने के लिए फिर से जो है एक नए जांच के सिलसिले को बनाना शुरू किया। वो जो है उनके जो और जांचें हैं, किस तरह से उन्होंने उसको आबादी में चेक किया और आबादी को कैसे तकसीम किया, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वाले टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ज़हनी उम्र का तस्वुर देखें आप, ज़हनी उम्र का तस्वुर, कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज है ना,
ये भी सबसे पहले जो है अल्फ्रेड बिनेट ने पेश किया इसको। यानी मैं एक आम ज़बान में आपको समझा रही हूँ बहुत शॉर्ट में। ज़हनी उम्र और असली उम्र, एक बच्चा जिसकी जो पैदाइश के लिहाज से 5 साल का है, लेकिन ज़हनी तौर पर वो एक 7 साल की उम्र के बच्चे की जो एक 7 साल का उम्र का जो बच्चा है उसकी जैसी ज़हनी सलाहियतें होती है, ऐसी ही इस 5 साल के बच्चे की ज़हनी सलाहियतें हैं। तो इस बच्चे की असली उम्र तो 5 साल मानी जाएगी, लेकिन उसकी ज़हनी उम्र 7 साल मानी जाएगी। ये कंसेप्ट अल्फ्रेड बिनेट ने दिया। ठीक है, नेक्स्ट वाला है हमारा जहानत कद्र। जहानत कद्र को भी आप लोगों को मैं उसके इमेज में अब डायरेक्ट बुक पर आ जाती हूँ। उसके इमेज को लेते हुए देखें आप जहानत कद्र ना, सबसे पहले किसने दिया? विलियम ईस्टन ने 1912 में पेश किया और 1916 में उसको बाकायदा इस्तेमाल में लाया जाने लगा। ये एक फार्मूले के तहत था। फार्मूला कौन सा था? असली उम्र तक़सीम ज़हनी उम्र ज़रब 100। अगर असली उम्र 5 साल है और ज़हनी उम्र 7 साल है तो उसको अगर 100 से ज़रब दिया जाए, जो भी उसका हासिल आएगा वो उसकी जहानत कद्र होगा, है ना। तो ये ज़हनी उम्र असली हाँ, इसको देखें अब मैं यहाँ पर वही चीज़ें जो मैंने एक्सप्लेन की हूँ आपको। ये जो है और औसत जो उम्र होती है वो 100 होती है। औसत जो जहानत कद्र होती है औसत जो जहानत कद्र होती है वो 100 होती है और 100 से ज़्यादा जहानत कद्र रखने वाला शख्स ज़हीन कहलाता है। ये कंसेप्ट इन्होंने दिया। फिर अगला हमारा पॉइंट है, मैंने इसीलिए आपको भेजी थी कि ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें थी जो आप अच्छे से आसानी से समझ सकते थे और उसको मतलब ख़ुद अपने आप में भी आप समझ सकते हैं। अब ये देखें कि जहानत कद्र की इस्तिकामत, कंसिस्टेंसी ऑफ IQ, यानी कब तक रहता है यानी हमारे जो IQ लेवल है वो क्या मुस्तकिल एक ही जैसा रहता है या बढ़ता है, कम होता है? देखिए, अक्ल की नशोनुमा 16 साल तक होती है, उसके बाद वो रुक जाती है। देखिए कैसा, मैंने आपको इससे पहले भी बताई थी, हमने साइकोलॉजी में पढ़े हैं कि जब हमारा मेंटल प्रोसेस होता है तो न्यूरॉन्स का जो बनने का अमल होता है हमारे ब्रेन में वो 6 ईयर तक होता है और इसका डेवलपमेंट 16 ईयर तक होता है, उसके बाद ये रुक जाता है। लेकिन इंसान की असली उम्र तो बढ़ती रहती है ना, उम्र तो बढ़ती रहेगी। अब क्या करता है इंसान? अपने तजुर्बात की बिना पर वो तमाम चीज़ें सॉल्व करते चलता है जो उसकी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाती है। ये नहीं है कि ज़हनी सलाहियतें 16 साल की उम्र तक, मतलब 12th तक आप जितने शार्प रहेंगे बस वही शार्पनेस आपका आगे बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जो है 12th में बिल्कुल फेल हो गए और बाद में कोई और मतलब बहुत नहीं, एक साइंस अपने तौर पर ये कह रही है बात। बाकी सलाहियत तो अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह ताला ने हर इंसान में एक मखसूस सलाहियत रखी है। अब वो सलाहियत को बढ़ने का भी एक मौका जब माहौल मिल जाता है तो वो अपने आप बढ़ने लगती है। लेकिन साइंस अपने तौर पर यही कहता है ना। और जहानत कद्र कम होती रहती है, कहते हैं 7 साल की उम्र के बाद अक्सर लोगों की जहानत कद्र निस्बतन मुस्तकिल रहती है। हालांकि कुछ लोगों की जहानत कद्र में बड़े पैमाने पर तब्दीली नज़र आती है, मतलब बदलते रहती है जहानत कद्र 7 साल के बाद भी, है ना। मतलब माहौलियाती हालात और सीखने के मिले मौक़ों में बड़ी तब्दीलियाँ होने पर जहन में नुमायाँ तब्दीलियाँ होंगी। ये जो मैंने आपको अभी समझाई वही है तमाम चीज़ें, अगर आप देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। और चूँकि बाज़ औक़ात ये होता है, मतलब अक्सर ये देखें आप, ये एक ऐसा फैक्टर है जो बच्चों को अपने पेरेंट्स की तरफ से भी मिलता है ना। जैसे वालिदैन रहेंगे उनका IQ जैसा रहेगा तो वैसा बच्चे का IQ भी होगा। इसी को कहा गया कि ये विरासत में मिली हुई अक्ल जहानत भी हो सकती है। अब जब दोनों विरासत में मिली हुई जहानत कद्र और माहौल जब दोनों का तालमेल बढ़ेगा तो अपने आप जो है उसकी जहानत कद्र बढ़ती चलेगी। इसमें दो राय नहीं है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है कि भाई इसमें कोई कमी होगी करके, बल्कि ये दोनों चीज़ें अगर मिल जाएंगी तो एक पॉजिटिव उसका इफ़ेक्ट्स देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर देखें आप, अब ये तो रहा कि IQ का दो लोगों का कंपैरिजन आसानी से किया जा सकता है। अब ये कि एक का IQ कम है एक का ज़्यादा है, ये मुनहरिफ जहानत कद्र है ना। और इसका तस्वुर सबसे पहले 1960 में स्टैनफोर्ड बिनेट ने किया। जहानत कद्र की पैमाइश की जांच में पेश किया। मुनहरिफ जहानत कद्र में आम तकसीम का शुमारियाती तस्वुर इस्तेमाल किया जाता है। मीन मीडियन मोड वाला जो कंसेप्ट है आपने जो है 10th में स्टैटिस्टिक में देखे होंगे, उसको यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद हमारा टॉपिक है, यहाँ पर आ जाएँ हम अब, कि आबादी में जहानत कद्र की तकसीम, है ना। मैंने आपको इमेजेस भेजी हुई इसके, आप उसको पढ़ लें कि कैसे होती है जहानत कद्र।
IQ जो है ये जहानत की पैमाइश की एक इकाई है, यूनिट है, उसी से जाना जाता है। और 100 जहानत कदर रखने वाला शख्स औसत दर्जे में आता है, और औसत जहानत रखने वाले लोगों का आबादी में जो तनासब है वो 68% है ना। यानी जहानत कदर के 85 से 115 के दरमियान होती है, उनकी जहानत कदर 85 से 115 के दरमियान होती है। 130 से ऊपर जहानत कदर रखने वाले और 70 से नीचे रखने वालों का तनासब 2% है। आप देखिए, मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर है, इस इमेज को आप देखें, आपको समझ में आएगा, है ना। तो अब इसमें क्या है कि 70 से नीचे और 130 से अबव, आप देखें यहाँ पर, आप समझ रहे होंगे 70 से नीचे जो है ये 2% है, और 130 से ज़्यादा 2% है, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पर 70 से 80 के दरमियान 7% है, और 80 से 90 के दरमियान 16% है। लेकिन 90 से 110 के दरमियान ये 50% है, यानी आम औसत है। फिर यहाँ पर 50 नहीं आ रहा है, बल्कि ये 68% आ रहा है। इसको अगर मैं आपको उसका टेबल भी बताऊँगी, उसको कैसे आप तकसीम कर रहे हैं। और उसके बाद आप फिर देखें कि बहुत ज़्यादा, यानी 110 से ज़्यादा का तनासब भी 16 है, और 120 से ज़्यादा का तनासब भी बहुत जो तेज़ ज़हीन है लोग, उनका भी 7 है। मतलब आबादी में, आप टोटल आबादी में बहुत कम, यानी कुंद ज़हीन के लोग 2% है, और बहुत आला तरीन जहानत वाले लोग भी 2% है। वरना आबादी, पूरी की पूरी आबादी माशरे की वो औसत जहानत वाली है। हर इंसान ज़हीन है, तकरीबन वो 100 तो रखता ही रखता है, और उससे अगर कम रख रहा है वो तो कितना होगा, 70 से 70 से जो नीचे वाले हैं वो कुंद ज़हीन कहलाएंगे, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से डेविड विशलर ने इसको तकसीम किया, और इसको मीन के अकॉर्डिंग तकसीम किया गया। आप इसको जो है आपने देखे होंगे शुमारियात में, आपने मीन मीडियन मोड पढ़े होंगे, तो उस लिहाज से औसत निकाला जाता है कि औसत जहानत कैसी क्या होगी, तो ये आम औसत इसका निकाला गया है। अब ये एक टेबल है जो मैं आपको बता रही हूँ, आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने परसेंट है। देखें, गैर मामूली ज़हीन यानी 130 से ज़्यादा 2% है, आला ज़हीन 120 से 129 के दरमियान 6.7% है, और ज़हीन यानी 110 से 119 के दरमियान 16.1 है, और 90 से 109 यानी 100 औसत जहानत के 50% है। फिर ऐसे ही नीचे का भी तनासब है। डेविड विशलर ने इसी को तकसीम किया और कहा कि ये जो है हमारी जनरल आबादी का जो तनासब है हमारे माशरे का, वो दरअसल यहाँ से लेकर यहाँ तक है। इसमें भी बहुत कम मिलेंगे आपको, इसमें भी बहुत कम मिलेंगे। अलबत्ता ये जो तीन क्राइटेरियाज़ हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, आप देख रहे हैं, ये जो 3 क्राइटेरियाज़ है इसमें लोग हमको ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए इनका अगर हम तनासब निकालें तो ये हमारा 68% हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए, मैं आपको इमेजेस भी भेज चुकी हूँ। अब इससे क्या कुछ इसमें जो प्रोग्राम्स अगर हम लें तो कुछ सुधार आ सकता है क्या, तो ये अब आप पढ़ें। मैंने आपको इसके इमेजेस सेंड की हूँ, इसको आप पढ़ें, इसको समझें, और अगर नहीं समझ रहा है तो फिर आप मुझसे पूछें, इसलिए कि आपके कमेंट करने की बहुत स्लो रफ्तार है। आप बिल्कुल भी नहीं कमेंट कर रहे हैं, पूछ भी नहीं रहे हैं कुछ समझा या नहीं समझा। समझा तब भी बताइए मुझे कि हाँ मैं हमको समझ गया, और नहीं समझा तो आप मुझसे पूछें। आपकी सेल्फ स्टडी भी होनी चाहिए बेटा। हम लोग वीडियोस बनाकर तो भेजेंगे, लेकिन बात चीज़ें ऐसी होती है जो आपको पढ़कर खुद समझनी होती हैं, ठीक है। मैंने जो जहानत की जांच की किस्मों के इमेजेस डाली हूँ उसको आप सेल्फ पढ़ें और समझ के मुझे बताएं। वो उसमें कुछ भी एक्सप्लेनेशन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए। चले यहाँ पर मैं उसको ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।